बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तान भर में और आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम अपने उन मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करती है जिन्हें 75 बरसों से हिंदुस्तान ने उनके हकूक़ दबा रखे हैं। ना उन्हें आज़ादी इजहार हासिल है, ना उन्हें ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, और कोई ऐसा जुल्म नहीं जो उनके ऊपर ना ढाया गया हो। लेकिन वो एक चट्टान की तरह खड़े हैं और अपने लिए हक मांग रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि ये दुनिया इस तरफ देखे कि किस तरीके से कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब किए गए हैं। आज हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ मौजूद हैं, जो बुनियादी तौर पर कश्मीर का बेस कैंप उसके वारिस हैं, कश्मीरियों की आवाज़ हैं। और कश्मीरी, अगर आज़ाद कश्मीर इस तरफ बसने वाले कश्मीरी जब आवाज़ उठाते हैं तो पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठती है। और फिर पाकिस्तान पूरी कौम जब से यौम यकजहती कश्मीर मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, उस रोज़ से लेके आज तक ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया जाता है कि हम सब मिलकर मजलूम कश्मीरियों के साथ हैं। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। सरदार साहब, बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वारिस है उन मजलूम कश्मीरियों की, उनकी आवाज़ है, उनका मुकदमा लेके दुनिया के पास जाती है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पे तरजीहात क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत की हैं? कल कोई पार्लियामेंट से खिताब भी करने आ रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। पूरे कश्मीर में जो है आप रैलियाँ होंगी, एहतजाज भी होगा, हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने दिखाया भी जाएगा। आलमी बरादरी को मुतवज्जो करने के लिए ये कोशिशें आप समझते हैं काफ़ी हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पाकिस्तान कुछ दहियों से ये दिन बनाता। ये दिन बुनियादी तौर पे मनाने का मकसद ये था कि एलओसी के उस पार जो तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं उनको ये बताया जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इसके साथ इसका जो बुनियादी एक मकसद ये था और जो ज़्यादा अहमियत का अमल था कि अक़वाम आलम को ये बताया जाए और उनकी जो ज़मीर है उनको झंझोड़ा जाए कि जी हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादियाँ हमें नसीब हुई हैं उसका एक अधूरा एजेंडा है, वो कश्मीर है। कश्मीरियों को वो आज़ादी नसीब ना हो सकी और हिंदुस्तान ने जाके 1947, 48 और 49 में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसने कमिटमेंट्स दी थी कि कश्मीरियों को ये मौका दिया जाएगा कि वह अपने मुस्तक़बिल का खुद फैसला करें। लेकिन हिंदुस्तान टाइम गुजरने के साथ उसने टाइम बाई किया और वो सारी की सारी जो कमिटमेंट्स थी, जो जिनेवा कन्वेंशन भी थे, उन सब से मुनारिफ हो गए और बैकआउट हो गए। अब तो हिंता ये है कि हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का प्रिंसली स्टेटस भी ख़त्म कर चुका है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी पूरी कौम, 24 करोड़ कौम का बाहर निकलना, इकट्ठे होना, कंधों से कंधे मिलाना और हाथों की चैन बनाना, जो जंजीर बनाते हैं, यकीनी तौर पे दुनिया देखती है, दुनिया पूछती है, सवाल भी करती है और दूसरी पार्लियामेंट्स के अंदर भी ये डिबेट आती है। लेकिन शायद हमें अपने जो रवायती तरीक़ाकार से, कल के हवाले से जो आप हमें पूछ रहे हैं, यकीनी तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद हमारी दारुल हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आएंगे। वो हमारी पार्लियामेंट जो यहाँ की कानून साज असम्बली है उससे ख़िताब करेंगे और ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद हमें ये देखना होगा कि हिंदुस्तान जो 5 अगस्त 2019 के बाद, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, फिर 20 की सर्जिकल स्ट्राइक थी और जो नए वतेरे और अब जो इन्वेस्टमेंट और G20 और जो हिंदुस्तान जो कश्मीर के हवाले से प्लान रखता है और इस वक्त तकरीबन 4.5 मिलियन लोगों को वो नॉन कश्मीरियों को जो डोमिसाइल दे चुका है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। और हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपने रवायती पॉलिसीज़ और तरीक़ाकार को तब्दील न किया तो कश्मीरियों ने जो 75 सालों में जो कुर्बानियाँ दी हैं, शायद हम इस पोजीशन में न हों कि उनके उस तरह के सवालात के जवाब दे सकें। हमें अपने आप को ज़्यादा मुतहर्रिक करना है, ज़्यादा एग्रेसिव करना है और हर फोरम के ऊपर जाके मेरा ख्याल है कि जो पुराने तरीक़ाकार हैं हमारे खारजा पॉलिसी की नाकामी है सरदार साहब, या हमारी सियासतदानों की नाकामी है, लीडरशिप की नाकामी है। हम दुनिया को बावर नहीं करा सके कि ये दुनिया का शायद वाहिद अलमिया होगा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग अपने हक के लिए इतने सालों से आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन अक़वाम आलम खामोश है। देखिए, अगर हम इस वक्त इसमें डिबेट में जाएं कि जी इसमें नाकामी सियासी लोगों की कितनी है, हमारे मुल्क में चूँकि हमेशा ये डिबेट रहती है कि जी पॉलिटिकल लोगों के पास इक़्तिदार कितना रहा और इसके अंदर मिलिट्री रोल कितना रहा। मैं चूँकि इस जब डिबेट में जाना नहीं चाहता, चूँकि ये चूँकि बड़ी डिबेट होती है, इसमें से हर बंदा कोई ना कोई अपने लिए ऐसी गुंजाइश और फतवा निकाल के ले आता है कि उसको मार्जिन मिल जाए। देखिए, जब हमारा मुल्क बना
तो आप 1956 तक, यानी आपसे मुराद है मैं, हम में से हर एक आदमी जो जिसका जो जिम्मा हो, हमारा जो भी बुजुर्ग बैठा हुआ होगा या अंग्रेज़ की किसी एकेडमी का क्वालिफाइड CSP अफसर बैठा हो, 56 तक हम अपने मुल्क को करारदाद मकासद तक चलाते रहे, हम आइन नहीं बना सके। और जो बनाया तो ऐसा बना के ले आए कि आपके 2 यूनिट हिलने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक। तो चूँकि उस डिबेट के अंदर जाएँ कि जी मिलिट्री रूल ने ही आपको ज़्यादा मतलब है ज़ख्म दिए और तकलीफ़ दी है, आपकी सारी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वह अयूब खान के दौर में होती है। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप 88 से लेकर 99 तक देखें, कोई आर्मी रूल नहीं था। 88 से लेकर 99 तक हमने क्या किया, तो कुछ चूँकि इस तरह की तयन करना कि किसकी कितनी जिम्मेदारी थी, कश्मीर के लोग वो आपसे जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो सफारतकारी के महाज पे कुछ कोताहियाँ हुई हमसे। देखिए सफारतकारी भी शुरू में, चूँकि जब हमारे मुल्क में ऐसा टाइम आया और फिर कादियानी वजारत खारजा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त के हवाले से कुछ ऐसे हमारे मुल्क से फ़ैसले करवाए गए जिन फैसलों का खमियाजा हमें लॉन्ग रन भुगतना पड़ा। पाकिस्तान की जो शुरू की आपने फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन रखनी थी, उसमें हमसे कुछ कोताहियाँ हुई जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। जी, हमारे बैरून मुल्क जो मिशन है, हमारे एम्बेसीज़ हैं, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं, वो कहते भी हैं कि अगर वो पाकिस्तान का मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा हमारे अफसरान उस तरीके से लेके दुनिया के सामने जाते, कम से कम वहाँ का आम आदमी बाहर बसने वाला इन मजालम से आगाह होता। देखिए इसमें यह था कि जो मैंने कहा कि शुरू की जो पॉलिसीज़ थी, चूँकि दुनिया एक बड़े अरसे तक सर्द जंग का शिकार रही, उसमें चूँकि 2 ग्रुप बन गए, एक रशियन ग्रुप था और एक अमेरिकन ग्रुप था। उन ग्रुपों के आगे आपने खुद देखा कि हमने जहाँ पे दोस्ती लगाई हुई थी वो यहाँ से बड़े दूर थे, हमें बड़ा टाइम लगता था पहुँचने में, और उनको भी यहाँ पे न वो कभी बेड़ा पहुँचा न कभी वो खुद टाइम पे आए यहाँ पे। इस हवाले से उस वक्त के मैं ये देखता हूँ कि आपके मुल्क में कुछ चीज़ें ऐसी बुनियादी हैं कि जिसको कभी देखना चाहिए कि आपके मुल्क की तामीर और तरक्की में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। हमारी स्टील मिल एक कराची की हमें किसने लगा के दी, और पूरे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में आज तक आप दूसरी स्टील मिल नहीं लगा सकते। आपके ये जो टेक्सला के अभी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स किसने लगा के दिए, चाइना जैसा दोस्त हो, आप थंडर भी, आप F-16 का अल्टरनेट, देयर आर सो मेनी थिंग जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें कश्मीर के हवाले से, उस हवाले से स्वार्थी लिहाज से इतना नहीं कह सकते कि बहुत कोई बड़ी नाकामी होगी, लेकिन हिंदुस्तान चूँकि एक बड़ी मंडी है, हिंदुस्तान के अयारी भी है, उसके मक्कारी भी है, उसके चालाकी भी है, जो शायद बीइंग मुस्लिम हम उस तरह के खेल खेल नहीं सकते। उस हवाले से हिंदुस्तान ने हमेशा टाइम बाई किया। ये चूँकि जिस टाइम को वो बाई करके खेलता रहा, वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब आके वो जिस मुँहज़ोरी का मैं ये समझता हूँ कि सबूत दे रहा है, उसको ये नहीं आइडिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले और ये कश्मीरी हर वो कुर्बानी दे चुके हैं जो किसी इंसान से शायद आप एक्सपेक्ट न करते हो। हमारी माएँ और बहनें जो कुर्बानियाँ, और उनकी कोक्स को आज तक कुछ चैलेंज नहीं कर सका कि एक बुरहान वानी अगर शहीद होता है तो 10 बच्चे और आने वालों के बुरहान वानी नाम रखे जाते हैं। तो वहाँ के उनके अज़म में, उनकी इस्तेकामत में कोई कमी नहीं है, ना हमारे में कमी है। आज भी हम अपने आप को सिर्फ मजबूर महज नहीं समझते, चूँकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, और इसकी बुनियाद पे चूँकि हमारे मुल्क के ऊपर देखिए बैनुल-अक़वामी कवानीन की आपको पाबंदी करनी पड़ती है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो मारूद वजूद में आना था बुनियादी तौर पे कि 20 साल से कम अरसे में 2 अजीम जंगों की होलनाकियाँ, इन होलनाकियों ने इन लोगों को बड़ी ताकतों को, लेकिन जब इन्होंने बनाया तो उसके अंदर भी वो अपना नंबरदारी सिस्टम लेके आए। ये जो 5 वीटो था ना, अगर ये 5 वीटो जो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेम्बरान के पास न होता, दूसरे मुल्कों के पास भी होता, या आप देखते तो बैलेंस फैक्टर उसके अंदर, उन्होंने वहाँ पे अपने इंटरेस्ट के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए, जो चार्टर्स हैं, जितने आर्टिकल्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो उनको फेवर देते हैं, ठीक है, जो आपके और मेरी कहीं बात करें तो उसमें सिर्फ मजम्मत करके तो गुजारा कर लिया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर दुनिया बदल गई है। देखिए दुनिया में इस वक्त टेक्नोलॉजिकल वार है। टेक्नोलॉजिकल वार के अंदर जो हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क है उनको वो ऐसा ही नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था, जो उनका हक बनता था। हर मुल्क देखता है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ उसको मल्टीप्लाई करूँ। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अपना वजूद खो देगा अगर इस तरह के जो कश्मीर जैसे इश्यूज़ हैं जो बर्निंग, अगर उनको बिल्कुल सर्द खाने में तो वो जाने वाले हैं नहीं, ये तो बर्निंग इशू है। ऐसे इश्यूज़ को अगर एड्रेस न किया गया, उसकी तरफ तवज्जो न मबजूल की गई, तो हमें ये खदशा है कि इसमें पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी, डिस्टर्बेंस होगी। सरदार साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अगर बात करें, शहबाज शरीफ साहब कल वहाँ पे आ रहे हैं, मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। दूरियां बड़ी थी आपके और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के माबैन। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो PDM की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान में। ये दूरियां ख़त्म कैसे हुई कि आप
उन्हें कश्मीर बुला रहे हैं, वो वहाँ पे आके पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे? देखिए, एक तो ये है कि 5 फरवरी के अंदर जो आप दिन बनाते हैं, जो सॉलिडेरिटी है, जो मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का डे है। उस दिन आपकी ना कोई ज़ात है, ना आपका कबीला है, ना आपकी कोई सियासी जमात होनी चाहिए, ना किसी को अपनी सियासी जमात का प्रचार करना चाहिए। ये सिर्फ कश्मीरियों का डे है। ये कश्मीरी 75 सालों में हमारी तकमील पाकिस्तान की जंग में कश्मीर बाबा कौम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था शारक है। तो शारक के साथ क्या हो रहा है और हम फिर यहाँ पे अपनी सियासत करें? देखिए, ये हमेशा से ये एक आपकी रवायत है, कोई कानून नहीं है, आइन नहीं है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म या सदर पाकिस्तान में से ज़्यादातर हमेशा, चूँकि पाकिस्तान का निज़ाम पार्लियामेंट्री है और चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर-ए-आज़म होता है, वो हमेशा जाते हैं और वहाँ की जो पार्लियामान है उसका ज़्यादातर ये होता था कि उसका जॉइंट सेशन होता था, कश्मीर काउंसिल भी होती थी, एड्रेस करते। एड्रेस करने का मकसद ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो कानून साज हैं, उनके साथ भी आप इज़हार यकजहती करते हैं, चूँकि वो बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि ज़्यादा तकलीफ उनको भी है। और फिर जो LOC के उस पार लोग हैं उनको भी पैगाम, और अक़वाम आलम को भी, और हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा, बिल्कुल। अभी हमेशा से चूँकि पीछे इमरान खान साहब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान में वफाक में उनकी हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में PMLN की हुकूमत थी, और राजा फारूक कादिर खान साहब वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म थे। और कई दफ़ा न सिर्फ जफराबाद में बल्कि आज़ाद कश्मीर के दूसरे अजला में भी ऐसे प्रोग्राम हुए कि इमरान खान साहब गए, फारूक कादिर खान साहब वहाँ पे होते थे। तो ये जो कश्मीर का मसला, चूँकि आपकी मेरी जो सियासी एफिलिएशन होगी, ठीक है, या किसी और आदमी की सियासी एफिलिएशन ऐसी, उससे बहुत ऊपर की बात है। आप मुतमिन है कि हम सियासी दान अपने सारे सियासत को बलाए ताक रख के कश्मीर पे कटे? मैं तो इसको इस तरह करके सेंसिटाइज करता हूँ। आज़ाद कश्मीर में तो नहीं, आज़ाद कश्मीर में चूँकि उनको ज़्यादा परेशानी भी है, तकलीफ भी है, दुख और दर्द भी है। हमारे कौमी लेवल पे मैंने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि इस दिन को लोग समझ के कि आज ज़्यादा तवज्जो हासिल होगी, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देते हैं। कोई कुछ न ऐसी बात ले आता है कि ताकि आज लोग ज़्यादा उसको देखेंगे। उनको पता होता है कि आज दुनिया मीडिया की तरफ मुतवज्जो हुई है। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। जो हमारा पुराना तरीक़ाकार था, हमें उसी को कैरी करना चाहिए कि ये सिर्फ कश्मीरियत की बात होगी, मजलूमियत की बात होगी कि दुनिया को कैसे ये मजलूमियत और जो कश्मीरियात है इसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इससे बड़ी मजलूमियत दुनिया ने कहीं नहीं देखी होगी, इससे बड़ा जुल्म नहीं देखा होगा। और जो दरिंदगी वहाँ पे की जा रही है, जो इंसानी हकूक़ की पामाली और इस्तेसाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ये दिखाने वाला है। जो दूरियों की बात आपने की, मैं आपको बताऊँ कि ये एक हीट ऑफ द मूवमेंट में जो बात हुई थी हमारी। अगर हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें, क्योंकि वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे ये दूरियां ख़त्म कैसे हुई। और ये बात दुरुस्त है सरदार तनवीर इलियास साहब की कि हम कश्मीर के मसले पे, ख़ासतौर पे मजलूम कश्मीरियों के लिए हम सब इकट्ठे हैं। उसमें कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत, कोई गिरोह, किसी का शायद कोई ताल्लुक नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब। सरदार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी दूरियाँ ख़त्म हुई मियाँ शबाशी साहब और आपके माबैन। देखिए, वो असल जो चीज़ थी वो वहाँ पे शायद जो वाबडा के लोग थे, क्योंकि जो वाबडा के अभी नए सरबराह हैं वो भी बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। और जब हम लिफ्ट में गए तो शहबाज शरीफ साहब और मैं, हमारी जब इंटरेक्शन हो रही थी तो वो शहबाज शरीफ साहब को भी पता चला कि एक दूसरे को पुराने जानते। हुआ ये है असल में कि जो हमारा नीलम जेलम प्रोजेक्ट था, हमें भी नहीं पता था, चूँकि मैं तो आज़ाद कश्मीर की पुरानी सियासत के अंदर तो था नहीं। नीलम जेलम आपका कोई 2011-12 से चल रहा है, इसका आज तक एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुआ। जब एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो इसका टैरिफ डिसाइड नहीं है। ये ट्राई पार्ट एग्रीमेंट है, इसमें एक फ्रीक वाबडा है, एक वफाकी गवर्नमेंट और एक JK गवर्नमेंट है। तो टैरिफ डिसाइड न होने से JK गवर्नमेंट को इसके हवाले से कोई पेमेंट नहीं हो रही अभी, बल्कि उसकी टनल लीक हुई है, वो रिपेयर हो रही है, चूँकि आप देखें कि चलते हुए 8-10 साल हो गए उसमें। इसी तरह वाबडा के जो लेफ्ट ओवर वर्क हैं, जो वाटर बॉडीज़ बनानी थी, उनके सीवरेज ट्रीटमेंट थे, ड्रेनेज के हवाले से, पानी के जो दूसरे सोर्सेज थे उसकी प्रिजर्वेशन के हवाले से मुजफ्फराबाद में। और इसी तरह जो हमारा एक इस वक्त जो बहुत बड़ा इशू है, जो लोग उससे बहुत तंग है, वो रठवा हरियाम ब्रिज है, जो मीरपुर में बुनियादी तौर पे इस्लामगढ़ और हमारा चकसवारी इस इलाके को मिलाता है। ब्रिज तो बन गया, लेकिन उसका एक थोड़ा सा पोर्शन है, लेकिन उसके ऊपर नए नए फ़लसफ़े आने लगे और उन फ़लसफ़ों की नज़र हो गया कि जी कैसे बने। ठीक। इसी तरह मीरपुर के अंदर एक पानी की स्कीम है जिस पे कुछ 7 अरब लगा हुआ था, तो इस पर भी कोई वाबडा का काम था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसे ही अननेसेसरी वाबडा ने ये ख्याल किया। मैं जो चाह रहा था उस वक्त कि मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनसे ये कहूँगा कि जी जनरल साहब प्रोफेशनल आदमी है, आप इनको कहीं ये करा देंगे। और वाबडा को कि जी 2 अरब के यहाँ पे हमें टूरिज़्म के हवाले से वहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म भी हो सकता है, दूसरे वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से टूरिज़्म का बड़ा पोटेंशियल है,
तो वो एक ऐसी उन्होंने समझा कि चूँकि वापडा पहले हमारे हवाले से मेरा हाल कोई ऐसा तासर क्रिएट कर चुकी होगी, तो उसकी वजह से दूरियां काफी बढ़ गई जी फिर उसके बाद आपके। मैं नहीं समझता, देखें बुनियादी तौर पे चूँकि मेरी अप्रोच में और जो दूसरे लोग होते हैं उसकी अप्रोच में फ़र्क है। हम तो देखें कश्मीर के हवाले से बाकी लोग आपको मायदे याद दिलाते हैं कि कराची मायदा, पिंडी मायदा, मायदे लेके फिरते रहे, मायदे से क्या होना। मैं ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तान की बुनियादी ईंट है, हम दफ़ाई फसील हैं। तो आप चूँकि अपने अंदाज से, चूँकि मैं यहाँ पंजाब में भी रहते हुए, चूँकि आपको पता है आप लाहौर में आपके साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा है, तो पिंडी से जब जाते हैं तो वहाँ लाहौर वाला जो है वो पिंडी वाले को भी डिफरेंट अंदाज में, चूँकि एक रिवाज होता है, बाद का लिटरेसी का मसला भी होता है। तो हम चूँकि अपने छोटे छोटे राजवाड़े बना के ना, तो मुल्क की इकाइयाँ ये देखें ना, ये जो रियासत आई मुत्तहिदा अमेरिका, तो ये मुत्तहिदा अमेरिका जो है आज जो है ये कैसे बनते हैं और कैसे दुनिया के जॉइंट्स बनते हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में इकाइयाँ ज़रूर होती हैं, आपको अपने उस इकाई के साथ एफिलिएशन होती है। लेकिन देखें अफ़गानिस्तान हमारे साइज़ से के लगभग ही है, लेकिन आबादी बहुत थोड़ी है उसकी। मैं इतनी थोड़ी आबादी में 32 सूबे हैं उसके। तो कुछ चीज़ों के अंदर अगर आप हमारे यहाँ, अगर आप चकवाल के किसी बंदे से पूछे कि तू कभी व्याड़ी गया था, बकर गया था, डीजी खान गया था, वो कहता है जी मेरा दादा भी नहीं गया। तो हमारे मुल्क का जो साइज़ है, आबादी ज़्यादा है, तो उसमें आपने इकाइयाँ बना के तो आप तामीर और तरक्की के हवाले से या आम आदमी की एक्सेस को, रीच को ईजी बनाते हैं। ठीक है। तो उसमें यह है कि ऐसी कोई चीज़ ना आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंटों ने माजी में किसी ने भी ऐसी माजाराई नहीं की, ना हम कोई माजाराई के उसमें थे, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब सुलह बिल्कुल हमारी तरफ से, अब कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जो कुछ वज़रा के बयानात मैंने देखे आपके वज़रा के फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से कि वफाक सपोर्ट नहीं कर रहा, पैसे नहीं दे रहा, वो मामला हल हुआ? देखिए बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर जो उसकी दिलजोई होनी चाहिए थी या उसके ऊपर जो हाथ रखना चाहिए था, चूँकि वफाकी गवर्नमेंट के हवाले से अगर आप देखेंगे तो जो सूबे हैं हमारे, उनके रेवेन्यू के मुख्तलिफ उनके पास रेवेन्यू के हेड्स हैं। आज़ाद कश्मीर पे के पास कोई रेवेन्यू हेड नहीं है, और जो उसमें सुतम ये था कि आज़ाद कश्मीर का टैक्स कलेक्शन कर रही थी कौंसल, और अब अगर ये सिर्फ इस सवाल को सेनेट में या कौमी असम्बली में उठाया जाए और कौंसल के करते धरते हुए वो जवाब दें आके कि 75 सालों में आज़ाद कश्मीर में टैक्स फाइलर करते थे 5000, अब 75 से आप थोड़ा पीछे 70 पे कर लें। जब राजा फारूक अब्दुल खान साहब ने इसको 13 अमेंडमेंट के ज़रिए कहा कि जी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट इसका टैक्स कलेक्ट करेगी, तो आज भी कश्मीर कौंसिल के यहाँ पेट में बड़े शदीद मरोड़ है। हमें समझ से बाहर है कि वो वहाँ पे ऐसे फिलासफर बैठे हुए हैं, हमने तो आज तक देखे नहीं। वैसे वो हमारे जो भी एडवाइज़र हो या वफाकी जो भी मतलब कश्मीर से रेलिवेंट जो मिनिस्टर होते हैं, उनको भी गलत गाइड करते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल होने चाहिए, हमने 3G या 4G हमने एक्शन किया था हमारी गवर्नमेंट आने के बाद, जो उसको सरदार कय्यूम न्याई साहब थे, उसका कोई 4.5 बिलियन, वो ऐसा कोई लांझा क्रिएट करते हैं। कोई 16वें 17वें ग्रेड का आदमी होता है, वो जिस तरह, मैं तो बिल्कुल सीधी बात करता हूँ कि बिल्ली बच्चे देती है, इस तरह सरकारी लेटर ने काम करना होता है। वो उलझा के रखते हैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को। तो आप अगर देखें तो मेरा ख्याल है हमारे 8-10 अरब तो ऐसी कोई दबाई में कहीं है, और उस के ऊपर आप मंथली का आपके पास लॉस कितना हो रहा है, और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो एक एक पैनी को तरस रही है। जो वसाइल के हवाले से हमारे वज़रा की मजबूरी ये होती है कि वो कोई वफाक के बारे में बुरा नहीं कहते, वो सिर्फ पैसों की बात कर रहे होते। ठीक, देखिए कुछ चीज़ें मैं ये समझता हूं, आपने बात नहीं की वज़ीर पाकिस्तान से। मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि देखिए एक चीज़ जो हमें देखनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब भी अगर कभी उनको तनाई में मतलब खलवत में इस चीज़ को वो देखें कि इमरान खान साहब ने राजा फारूक अब्दुल खान साहब जिंदा बाकायद हयात मौजूद हैं, और अपनी बात भी वो करने से नहीं हटती। जो बात उनको करनी होती है फारूक अब्दुल खान साहब करते हैं। उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए, शायद जो हमारे हिस्से के बनते थे नहीं बनते थे, उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर से इतना कोई छोटा मोटा हिसाब किताब न करो, बस ठीक है। अब देखिए कि वफाक से जो आपका 3.6 जो वेरिएबल ग्रांट है, वो जो मिलनी चाहिए, जब से ये मिल रही है कभी आपको पूरी नहीं मिली है। मैं 15-20 अरब का हर साल कट लगता है। आज़ाद कश्मीर के टोटल बजट में आपको बताऊँ ना, अगर आप RDA LDA इस तरह के जो CDA टाइप इदारों के साथ करें तो हम उसका 1/4 भी नहीं है। मज़े की बात तो ये है, एक पूरी फुल फ्लैज स्टेट की गवर्नमेंट है, और ये स्टेट की गवर्नमेंट कश्मीर के लिए बनी थी कि चूँकि आपका इतना बड़ा शायद रियासती स्ट्रक्चर उस वक्त ना रिक्वायर्ड हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था कि जल्द हम कश्मीर को आज़ाद कराने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये उसके लिए भी थी। हमने फिर अक़वाम आलम को भी दिखानी थी कि जी पूरा मौजूद है। अब उसका ज़रा बर्डन तो बना आज़ाद कश्मीर के ऊपर। दूसरा हिली एरिया है,
देखिए हिली एरिया कॉस्ट होने ज़्यादा है के वहाँ पे। उसमें देखे लोग इसको जो यहाँ से कोई बंदा बाज़ औक़ात कहता है कि जी यहाँ पे हमारी पर किलोमीटर या पर मतलब है कि जो उसके अंदर जो है स्क्वायर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपकी इतनी रोड होनी चाहिए। ये पहाड़ी इलाके में गाड़ी की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर पर आवर होती है। अब जहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पर आवर होगी, जहाँ पे वो तेज़ होगी 7-8 पे आ जाएगी। बिल्कुल। अब उस निज़ाम में लोगों के लिए अस्पताल की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, जॉब के हवाले से, जॉब तो प्राइवेट सेक्टर की तो एनेबलिंग 1% नहीं हो सकी। ऐसे मसाइल है कि उसको आज़ाद कश्मीर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आज़ाद कश्मीर का ये जो बजट है, ये RDA इससे कम है, ये इस वजह से नहीं कि आज़ाद कश्मीर, मैं चूँकि पाकिस्तानी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जहाँ पे, चूँकि मैं जब लाहौर बैठा था, आपने देखा कि मैंने कैसे केस लड़े, मैंने 780 केसें बनवाई लाहौर में। जब वहाँ से भी वफाक ने ये इख्तियारात हमसे लिए तो मैं वाहिद आदमी था कि मैं रिज़ाइन तक चला गया। उस वक्त खान साहब थे वफाक में। देखिए जो बुनियादी तौर पे इसको लोग चूँकि दूसरे एंड पे लेना चाहिए, यहाँ हमारे मुल्क में फतवा देना बड़ा इजी होता है, किसी भी आदमी को उठ के फतवा दे देता है। बुनियादी तौर पे बात चीज़ों को गहराई में जाके देखें। इमरान खान साहब ने एक और काम जो किया वो हमारे लिए नक्शे कदम होना चाहिए था। उन्होंने गलगित को 370 अरब बजट से हटके, जो आपकी ADP होती है उससे हटके, उन्होंने कहा जी इन्होंने दो ताकि इन्होंने कुछ बने। बिल्कुल ठीक। सेम उन्होंने हमें 500 अरब का। अब देखिए उसका पहले हमें उस वक्त तो हमारा जो PND जहाँ पे है उसके अंदर फिर अकनीक में जाती है चीज़ें। उन्होंने कहा जी कि तुम 100 अरब का PC1 दो, और PC1 करके देता। उन्होंने कहा किस चीज़ का PC1 लेके साढ़े को तो है ही कुछ नहीं। अब देखिए बुनियादी तौर पर ये जो 500 अरब है ना, आज़ाद कश्मीर को अगर आप एक अच्छी रियासत या उसको, तो ये 500 अरब तो कुछ भी नहीं। आप एक बड़ी अच्छी काम की रोड बनाएं, वो कितने $100 मिलियन में बनेगी, या 1000-1500 से कम आ सकती है वो, मतलब 1000-1500 मिलियन के लिए आप ये देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ इमरान खान साहब ने कुछ करना चाहता है। आपकी हिली एरिया की इसको जो कास्ट है ना वो 3-4 करोड़ पर किलोमीटर आती है। उसमें भी हम क्वालिटी रोड नहीं बना सकते। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो करने लगे ना, हम शोल्डर कम कर रहे होते हैं, हम उसकी जो ड्रेनेज कम कर रहे होते हैं, कभी कुछ और जुगाड़ लगा रहे होते हैं। और जो मेसनरी वाल सिर्फ आज़ाद कश्मीर में होगी उसको कहते हैं जी प्लम कंक्रीट। उस प्लम कंक्रीट का अगर कोई इंजीनियर कभी उठ के सवाल करे, वो उसके ऊपर अगर आपका जो ट्रक चढ़ता है 4 टन का या 8 टन का या 6 टन का ट्रक उसके ऊपर आए, तो आपको मैं बताऊं कि जो बंदा समझता होगा कि ये क्या जुगाड़ गए, उस क़यामत तक खड़ा रहेगा, लेकिन उस सड़क पे से गुजरेगा नहीं कि इसका एक पोर्शन प्लम कंक्रीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ कम हुआ है? अफवाहें थी तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। देखिए बात यह है कि इस वक्त तक जो मैं टैक्स की बात कर रहा था, काउंसिल की जो बहुत मैटर करती है, इस वक्त मेरा ख्याल है 40,000 से प्लस हमारे टैक्स फाइलर हो चुके हैं। ठीक है। ये के गवर्नमेंट के अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जो पब्लिक सर्वेंट्स थे, वो भी रिटर्न नहीं दे रहे थे, जो कि पूछने वाला ही कोई नहीं सी। निज़ाम को तसव्वुर ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब वो ये समझते हैं कि जो विद होल्डिंग हो जाती है, AJK में एक ओवरऑल जो तासर आम था कि विद होल्डिंग टैक्स फाइनल टैक्स है। यानी विद होल्डिंग टैक्स हमारे मुल्क में जो परसेंटेज उसकी राइज है वो 6% है, जिसका 6% कट के वो नॉर्मली सैलरी का भी एडसोर्स कटता है, गवर्नमेंट का भी, सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियां भी इसी तरह काटती हैं। ये थर्ड पार्टी टैक्स होता है और ये कभी भी आपका इनकम टैक्स नहीं हो सकता और कभी भी आपको वेल्थ नहीं हो सकता। वेल्थ टैक्स मेरा ख्याल है अब हमारे मुल्क में नहीं था, अभी पिछले कोई 1-2 सालों से इसके ऊपर एक काम नया शुरू हो गया, लेकिन ये वेल्थ टैक्स हमेशा लोगों को तंग करता है। आपका सिंपल होता है, इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स चूँकि एक अलग मद होती है, सेल टैक्स भी। तो आज़ाद कश्मीर में अगर पब्लिक सर्वेंट्स भी टैक्स फाइल नहीं कर रहे थे, हमने लोगों को ये कहा, कॉन्फिडेंस भी दिया कि भाई हम आपसे टैक्स नहीं मांग रहे, आपको लॉ को तो फॉलो करना, लॉ अबाइडिंग के बगैर गुजारा नहीं। तो उसमें इस वक्त भी जो हमारा जो दिसंबर का जो क्वार्टर पिछले साल का क्लोज हुआ, हमने कोई 2 अरब या 2.25 अरब के करीब हमारी एक्स्ट्रा कलेक्शन थी। अगरचे आज़ाद कश्मीर में कलेक्शंस के हवाले से भी बेशुमार कंपनियां हैं, हमारे अपने बैंक हैं, वो उधर एक दूसरे के साथ जो है ना, मतलब है वो लगे होते हैं कि जी जितना हम एक दूसरे के साथ कुछ कर सकते हैं वो करें। लेकिन वफाकी गवर्नमेंट के हवाले से देखें, मैं ये जो 500 अरब की बात कर रहा था, हमारी शहबाज शरीफ साहब से एक्सपेक्टेशन होगी वो सुबह दें या परसों दें। आज़ाद कश्मीर के लिए 500 नहीं, बल्कि वो कहें कि जी 500 वो दे रहे हैं, मैं तो 700 नहीं 1000 देना, ताकि क्राइसिस से हटके आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर खुशहाली होगी तो हम देखें हिंदुस्तान को भी कुछ दिखा सकते हैं। और दूसरा कश्मीरी देखें, ये कोई 1000 अरब मतलब क्या चीज़ है, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार साहब एक और कमर्शियल ब्रेक हमें प्रोग्राम में शामिल करनी है, फिर आपसे पूछेंगे आपको दौरा पेशावर, आज़ाद कश्मीर की वजह पेशावर चले गए, एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्या ऐसा इनिशिएटिव लेने से कम पूरे मुल्क के अंदर हम जख्मियों के ऊपर, उनके दिलों के ऊपर मरहम रख सकते हैं? ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम एक बार फिर खुशामदीद। सरदार साहब बात हो रही थी आपके दौरे पेशावर के हवाले से, आपने कहा जो वहाँ पे शहीद हुए इस साने के अंदर, उनके लवाकिन में से अगर पुलिस में कोई आना चाहे, KPK हुकूमत रिकमेंड करे, आप उनको
पुलिस मुलाजमतें देंगे AJK के अंदर। ये हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर चूँकि एक रियासत है अलग से, वहाँ जॉब्स दी जा सकती हैं? एक तो मलिक साहब जो मेरा पहला मैं आपके इसमें इंटरव्यू से पहले जो बात हम कर रहे थे कि ये जो हम पैसों की हम बात कर रहे हैं, AJK को यकीनी तौर पे ज़रूरत है। इसका ये कोई तासर नहीं होना चाहिए कि हम सुबह को इसका कोई तनाज़ा खड़ा करने वाले हैं या कोई पैसे मांगने वाले हैं या इसका कोई बहुत बड़ा, ये हम बात इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि आपका एक बहुत बड़ा ये पॉपुलर प्रोग्राम है, इसके थ्रू जितने मुतल्लिका क्वार्टर होते हैं, शहबाज शरीफ साहब या जो भी बैठे हैं उसको जो ब्रीफिंग दी जाती है, जो बताया जाता होगा वो उनको यही समझ आती होगी। लेकिन देखिए जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो इसकी कास्ट जो एस्केलेशन का फैक्टर है, प्रोजेक्ट जो 2 अरब में मुकम्मल होना था वो जाके 8 अरब में मुकम्मल होता है। ये जो मैं मीरपुर की वाटर स्कीम आपको बता रहा था 6 अरब 95 करोड़ की थी, वो लग चुका है उस पर, लेकिन वो उसके अंदर जो दरमियान में वेरिएशन आर्डर निकले, अब ये प्रोजेक्ट जाके 17 अरब में होना है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की बिल्डिंग इस वक्त कानून साज असम्बली PND के एक हाल में मुनक्किद होती है और वहाँ पर बैठती है, जो उसकी अपनी बिल्डिंग बननी थी इस दफ़ा के साल के लिए उसको सिर्फ 4 करोड़ पे रखे गए थे, यानी वो जो बिल्डिंग 2 साल में बननी थी वो 8 साल में बनेगी, तो उसकी एस्केलेशन होगी। तो ये हम बहुत सिर्फ तवज्जो के लिए कि ये चीज़ें अगर शहबाज शरीफ साहब इसको जब भी वापस जाएंगे वो देखेंगे या जब उनको कोई ब्रीफ दिया जाता है तो इससे कास्ट की आपकी बचत बहुत होगी और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर उनका जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो इससे कोई तासर उभरे। प्रॉपर रवायती जिस तरह के हम होस्ट हैं, मेज़बान हैं, हमारा एक अपना कल्चर है, रवादारी, और उसके अंदर कोई ऐसा तासर नहीं होना चाहिए। KP के हवाले से जो आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये कैसा सूबा शुरू से लेके आज तक जब से हमारा मुल्क बना है, बाबा कौम ने इस सूबे के ऊपर बहुत फोकस रखा, बहुत जाते रहे, और जो उस वक्त के गैरतमंद ख़वानीन थे उन्होंने बाबा कौम का बड़ा खुल के साथ दिया, और उन्हीं गैरतमंद ख़वानीन ने कश्मीर की आज़ादी में भी यहाँ से ट्राइबल्स भेजे, पठान भेजे। ये मुजफ्फराबाद की जो फतह है और मुजफ्फराबाद की जो आज़ादी है, ये जब दरियाए कुनार कहते हैं उसको, जब उससे नीचे जाके पठान उतरे और ये गोलियां चली थी, तो वो जो महाराजा का वहाँ पे जो गवर्नर उस टाइम जो डिप्टी कमिश्नर हाउस होता था, उसको पता नहीं इस तरह का वज़ीर कुछ नाम देते थे, वो तब मार का फतह हुआ था। और पठानों की मैं ये समझता हूँ कि बड़ा रोल है उसमें। तो बुनियादी तौर पर हमारा जो SDMA भी है वो KP के SDMA के साथ मुकम्मल सिंक्रोनाइज है। अगर खुदा ना करे ऐसी कभी कोई एवलांच आते हैं, ऐसे कोई डिज़ास्टर हो, देखिए कल हमारा वहाँ पे जाना, बुनियादी तौर पे ये पूरी कौम को ये बात याद रखनी चाहिए कि KP की पुलिस में सिपाही से लेके बहुत मायानाज अफसरों तक, हर रैंक सिपाही भी शहादत दी उसने, बड़ी कुर्बानी जान दी है उसने, और अफसरों ने भी दी, और बड़े मायानाज अफसर भी थे इसमें। ठीक, तो KP पुलिस की कुर्बानियों पे हम सब मोतरिफ हैं और हमें सबको फ़ख्र है KP पुलिस के ऊपर कि जी वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि उन्होंने हमेशा मुल्क के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने शहरियों को, बेगुनाह मासूम बच्चों को, ख़वातीन को और बूढ़ों को बचाने के लिए KP पुलिस हमेशा आगे आई है। तो उनके साथ जाके ताज़ियत बुनियादी तौर पे पुरसा, ये अरबी का लफ्ज़ है कि ढारस देने के लिए आपको ऐसे मौके पे दूसरे के पास खड़ा होना पड़ता। यादगार शुहदा के ऊपर हम गए, वहाँ पे भी दुआ की, फिर उस मस्जिद में गए जहाँ पे ये सानिया हुआ। ये चूँकि एक ऐसी दरिंदगी है, ये मैं समझता हूँ कि मज़हब के साथ लोग बात करते हैं, मज़हब तो बहुत ऊपर की बात है। बिल्कुल ठीक। एक जो इंसान होता है वो उसका कोई धर्म ना हो, वो नॉन बिलीवर ही सही, लेकिन मासूम लोगों के साथ इस तरह नहीं किया करता, ना उसको करना चाहिए, न तसव्वुर किया जा सकता। देखिए कल मैंने वहाँ पे भी ये कहा था कि मैं कल मुराद अली शाह साहब ने मतलब 10 लाख शुहदा के लिए और 5 लाख जो ज़ख्मी थे, चूँकि पंजाब के बाद दूसरा हमारा आसूदा सूबा सिंध है, आज़ाद कश्मीर की क्या वो पिद्दी का शोरबा और पसली नहीं है हमारी, वरना दिल हमारा भी बहुत कुछ करता है, बल्कि शायद ज़्यादा जोशीले हैं हम इसमें। लेकिन हमने अपने तय के यहाँ पे आए हैं, तो जो हम देखिए ये किसी जान का नेमल बदल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये जस्ट आपकी एक अपनी तरफ से एक एहसास के तौर पे होता है, ये कुछ भी नहीं। ठीक है। तो हमने वहाँ पे शुहदा के लिए भी और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी, वहाँ पे IG साहब वहाँ पे थे, उनके 2 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वहाँ पे थे, बाकी ऑफिसर्स भी, हमने उनकी मौजूदगी में ये कहा था, ये जो 25 पुलिस वालों का मैंने कहा है, ये तो कोई बात नहीं कि रियासत पाकिस्तान की है, क्यों नहीं वहाँ पे जाके काम कर सकते, 25 नहीं 2500 भी हो सकते हैं। हमने ये कहा था कि KP पुलिस हमारे जिम्मे अगर कोई चीज़ लगाएगी तो हम करेंगे, ये 25 तो हमने भर्ती करने, ये भर्ती करेंगे आप? बिल्कुल, ये तो भर्ती होंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसकी भर्ती से आप देखेंगे कि और बड़ी रैंक बनेगी आपस में। देखें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनके ऐसे कोई मतलब बैन सूबाई तबादले हों, एक जगह से बंदा दूसरी जगह जाता है, दोस्ती होती है, लेकिन KP पुलिस के साथ इस वक्त सबको
यही शो करना चाहिए, यही जेस्चर देना चाहिए और ये करना भी चाहिए कि हम उनके साथ हैं। उनकी कुर्बानियाँ जो है वो बड़ी अजीम कुर्बानी है। वो उसके लिए बाज़ वक़्त काम इतना बड़ा होता है कि अल्फाज नहीं मिल पाते कि आप उसके लिए उस तरह के प्रॉपर अल्फाज ढूंढ सके। कल चूँकि अपेक्स का इत्तेफाक से आ गया था, मेरा तो चूँकि पेशावर का पहले से डिसाइडेड था, प्लान था, अपेक्स का भी हो गया, तो उस पर मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट किया। वो उस इजलास के दौरान मुराद अली साहब को भी किया। मेरा चूँकि आदत है जो अच्छी चीज़ लगे मौके पे मैं उसका इज़हार ज़रूर करता हूँ कि इसलिए कि पेशावर में रखा गया, यानी अपेक्स यहाँ पे करते हैं हम। सोनिया इतना बड़ा हमारा पेशावर में हो गया, ये बहुत बड़ा अंदोनाक किस्म का था, इसलिए मुझे अब ये सारे के सारे शहीद हैं। इसलिए मुझे अब 3 सवाल आपसे बड़े ब्लंट पूछने हैं, बड़ी क्विकली। APC, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ नहीं जाना चाहिए? एक बड़ा अहम इशू इस मुल्क के अंदर कि हमें दहशतगर्दी से निपटना है। देखिए, मैं इस हवाले से बुनियादी तौर पे हमेशा से, आपने देखा कि माजी में पिछले दिनों में मैंने वफाकी गवर्नमेंट का इसलिए कहा कि वफाकी गवर्नमेंट चूँकि जो जिस बड़े मरतबे पे फायज होता है उसकी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है। मैंने कहा था कि हमारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है कि हमें कौमी विजडम का मुजाहरा करना होगा। और आपको बहुत सारी चीज़ें देखें, हमारे जो फाइनेंशियल हालात है मुल्क के को ज़्यादा मुनासिब नहीं है, और उस खतरे से बाहर निकलने के लिए हमें जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसियाँ जितनी भी है ना, जो हमें डिक्टेट कर रही हैं, बल्कि हमारी मतलब नाक की लकीरें निकलवा रहे हैं। अब वो एक एक चीज़ के अंदर घुसे हुए हैं, बिजली में ये करो, उसका ये करो, गैस में ये करो। अब आपको अपनी काम नज़र आ रही है, इन्होंने तो पसली है, कुछ कर सकते हैं बिल देसन, या इन्होंने जान तो मार देना है। वो कहते हैं कि ये दुड़कते रहें, जिंदा रहें, लेकिन किसी काम के ना रहे। ये फार्मूले जो है बुनियादी तौर पर, चूँकि जब तक आपने कौमी विजडम का मुजाहरा न किया तो हमेशा आप डिक्टेशन लेते रहेंगे। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऑल पार्टीज़ होती है और सीरियस लेवल की हो, उसमें एफर्ट होनी चाहिए, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी पार्टी है, उसको भी बैठना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। देखिए, दुनिया का अगर 2 अजीम जंगों के बाद आप टेबल पे बैठें तो पॉलिटिकल तो हमेशा डायलॉग होते हैं। मैं डायलॉग के ऊपर यकीन रखता हूँ, डायलॉग होने चाहिए और बड़े खुले माइंड के साथ होने चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए, देखें सियासत तब होती है जब मुल्क मजबूत होता है। मुल्क कमज़ोर होगा तो बाद का सियासत नहीं हुआ करती, फिर एमरजेंसी लग जाती है। तो इसलिए सियासत अगर करनी है सब ने, तो उसके लिए सबको बैठना चाहिए। ठीक है सरदार साहब, सियासतदान हो या आपकी मिलिट्री लीडरशिप हो, हुक्मरान फौजी हुक्मरान भी रहे, गलतियाँ हम सब ने की हैं, लेकिन क्या मुल्क के अंदर ये माहौल बनना चाहिए कि सियासतदान, सोशल मीडिया अपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक कंपेन करे, एक लड़ाई झगड़े का माहौल बने? क्या इससे दुश्मन फ़ायदा नहीं उठाता? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया हमारे मुल्क में, शायद ही किसी मुल्क में इतनी फ्रीडम हो। इस वक्त आपके 90 या 100 से ज़्यादा आपके ये जो मीडिया हैं सोशल मीडिया के, जिसमें आप इंडिविजुअल भी इनबॉक्स जाके आप बातचीत कर सकते हैं और आप ग्रुप में भी जा सकते हैं। अब ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आप ये देखें कि 1.5 अरब की आबादी चाइना, सिर्फ उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ वीचैट, कोई दूसरा सोर्स नहीं है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में कई हमारे दोस्त ममालिक, वहाँ पे पहले लोग VPN के थ्रू इसको बाईपास करते थे व्हाट्सएप को, लेकिन अभी VPN को भी छोड़ के 200 VPN ले आए, उधर जो मर्जी कर लें, बाईपास होता ही नहीं है। व्हाट्सएप ऑलमोस्ट बैंड हो गया। देखिए, बुनियादी तौर पे लोगों का ये अपना कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज़ मॉनिटर नहीं होती, डिपेंड करता है सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे सर्वर होगा, चीज़ किस तरह जाती है एक दूसरे के पास, तो चीज़ निकल आती है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप और मैं राब्ते में, तो ये चीज़ पता चल जाती है सबको कि इस वक्त रब्ता किस नाल सी, तो अनु दबासन मैनू दबासन गलत निकल आएगी। ठीक है, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क के, मैं ये समझता हूँ कि इदारे जो इस मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के ज़ामन है, उनकी कुर्बानियों का पसे पुश डाल के तबर्रे, मैं ये समझता हूँ कि ये एक आम आदमी ऐसा कर रहा होता है कि जिसने तुम $50 दिता नहीं, 10-5 होते बिकने वाला आदमी। वो सोशल मीडिया, फेसबुक नहीं, ये कोई 1800 जो मैंने कहा कि 100 से ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगानी होगी। वो सोर्स होगा जो पेटेंट हो, जो क्लियर हो, फिल्टर होके जाए। फिल्ट्रेशन की तरफ अगर आप न गए, देखिए साइबर की दुनिया में भी ये गंद एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल ठीक। हमारे जो मसल्ला इदारे हैं उनके हवाले से कोई ऐसी हरकत करना, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ ताज़ीरात हैं, आप CRPC और CPC के तहत जिस तरह बाकी चीज़ों में चार्ज करते हैं, इसके अंदर कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए। 2-4 मंडोगे तो फिर सारे सीधे हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त उन्होंने पता है मेरे को कोई नहीं रहे। आज़ाद कश्मीर में भी साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, इस हवाले से हम बिल्कुल क्रैकडाउन करेंगे, इसमें भी हम लोगों को स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये वफाकी लेवल पे है, ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा होना चाहिए, इसकी प्रोग्रेस निकलनी चाहिए। तो जो कौमी अदारे हैं मसल्ला अफवाज के हवाले से तो कुछ सोचे भी ना, क्योंकि आपके हर क्राइसिस में वो आपके साथ हो, आपके हर मामले में वो आपके साथ हो, आप उनके बगैर कुछ कर ही ना सके। लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के बड़ा अफला। सरदार साहब, आखिरी सवाल, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया प्रोग्राम का। बाज़ लोग ये कह रहे हैं, ये तजवीज़ दे रहे हैं कि मुल्क उन हालात से अब वहाँ पे पहुँच चुका है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट
तमाम सियासतदान जब तक मिल बैठकर कोई हल नहीं निकालेंगे नहीं निकलेगा। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये पहले भी था, क्योंकि उसमें यह कि आप ये देखेंगे जो तुर्की का मॉडल है हमारे सामने, तुर्की में भी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू वहाँ पे भी फ़ौज का इंटरवीन होता रहा, लेकिन हमारे मुल्क में भी ऐसा था कि मतलब ऐसे चीफ्स आए कि उन्होंने इंटरवीन किया, डायरेक्ट इक़्तिदार में आए, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे चीफ आए कि जिन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करना चाहते, तुम अपना काम ठीक कर लो, लेकिन असी अपना काम ठीक नहीं करते, असं हर वक्त उन्होंने तरफ देखते हैं कि उन्होंने एंगेज करना है। अब जब आपने उनको एंगेज करना है तो बेहतर है कि इकट्ठे बैठे। ठीक है। और चूंकि मकसद यहाँ पे मुल्क की भलाई है, मुल्क की फलाह, तो कलेक्टिव डायलॉग करने में, और इस चीज़ से अगर कोई इनकारी है ना, देखें एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ बाइडेन, उसको पता है कि दुनिया में क्या आर्डर हमने जारी किया था। वर्ल्ड आर्डर कौन देगा? वो दुनिया का इस वक्त यूनी जो है ना, वो बुनियादी तौर पर रूलर है। अब जब इस तरह का कोई रूलर हो जाए और वो हाइपर हो जाए कभी, तो फिर दुनिया किधर जाएगी? ठीक है। देखिए बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट किस मुल्क में नहीं काम करती, से डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे कितना काम करता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क की मौजूद है। जो भी आपका निज़ाम हो, सदारती हो, बादशाह हो, आपकी पार्लिमानी निज़ाम हो, जिस निज़ाम को भी आप लेंगे, लेकिन उस निज़ाम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मौजूद होती है। हमें भी इकट्ठे बैठ के मुल्क की भलाई के लिए बैठना चाहिए। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच। सरदार तनवीर इलियास खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।